हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम गांधी युग के प्रश्नों को देख रहे हैं और हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक को एमसीक्यूज फॉर्मेट में देख रहे हैं। और इस पूरी सीरीज़ को हमने कवर किया है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के जो अंशों को हमने देख लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया वहाँ दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो हम कर रहे थे आधुनिक काल की, और आधुनिक काल में हम गांधी युग की बात कर रहे थे। ठीक है। तो गांधी युग जो है ये हम आचार्य शुक्ल की पुस्तक में नहीं देखते हैं, और विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक में यह एक विचारधारा को केंद्रित करते हुए जो तमाम रचनाएं उस दौर में लिखी गईं वो कहीं ना कहीं गांधीवादी चिंतन से और उनके जो आदर्श हैं उनको आधार बनाकर या लेखक उससे प्रभावित होकर रचना कर रहे थे। ठीक है। तो इस दौर में लिखी गई उन तमाम रचनाओं को विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने एक शीर्षक दिया है और उसका नाम रखा है गांधी युग का साहित्य। ठीक है। तो छायावाद और द्विवेदी युग के बीच का जो ये काल है इसे गांधीवादी युग दिया गया है, और इसका समय जो है वो उन्होंने निर्धारित किया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने 1900 से 1947। ठीक है। तो इस दौर में जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उन्हें हम गांधी युग में देखेंगे। हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं गांधी युग से संबंधित। अभी हम तीसरा वीडियो देख रहे हैं गांधी युग का, और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में गांधी युग जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जो है वह है प्रमुख आलोचकों का जो शीर्षक है वो प्रमुख आलोचकों से संबंधित है, जिनमें हम आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी और शुक्ल जी को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इन तमाम जो आलोचक और या इतिहासकार के रूप में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी रचनाओं को देखेंगे, उनके रचनागत वैशिष्ट्य को देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नों को। तो पिछली वीडियो का जो हमने अंत किया था वह है आंचलिक उपन्यासों का अग्रदूत किस कृति को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया था देहाती दुनिया, और इस प्रश्न से हमने उस वीडियो को अंत किया था। आज के इस वीडियो में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है। ऑप्शन है पंच परमेश्वर, उसने कहा था, देहाती दुनिया, नवाबी मसनद। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में हमने द्विवेदी युग के प्रारंभ में ही पढ़ा था, जब सरस्वती पत्रिका की चर्चा हो रही थी उस दौर में। तब हम बात कर रहे थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। अगर हम चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की तुलना अगर हम देखें तो सिर्फ 3 कहानी लिखकर जो प्रसिद्ध एक कहानीकार के रूप में इन्होंने ख्याति पाई है, वह अपने आप में एक कह सकते हैं कि महनीय योगदान भी कह सकते हैं इनको, या फिर इनकी प्रसिद्धि का एक कह सकते हैं मूल कारण भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। और अगर हम तुलना इनकी करें प्रेमचंद से, तो प्रेमचंद ने जहाँ जो ख्याति प्राप्त की है वह 300 की कहानियाँ, 300 के लगभग इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। वहीं अगर हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी को देखें तो 3 कहानियाँ लिखकर ये प्रेमचंद जितने सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन एक कहानीकार के रूप में इन्होंने भी प्रसिद्धि पाई है। और इनकी चर्चित कहानी या प्रसिद्ध जिस कहानी से वो हुए हैं वह है उसने कहा था। ठीक है। तो इनकी जो 3 कहानियां हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहली कहानी है सुखमय जीवन। ठीक है। एक है बुद्धू का कांटा, और दूसरा बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, और तीसरा है उसने कहा था। ठीक है। तो ये 3 कहानियाँ जो हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी हैं। तो इस प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में है गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है। तो प्रसिद्ध कहानी उनकी है उसने कहा था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर किस वर्ष प्रकाशित हुई। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा 15, तीसरा 16 और चौथा 17, यानी 1914, 1915, 1916, 1917। तो इस प्रश्न का 1916। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पंच परमेश्वर कहानी में किसका चित्रण है। पहला है अंधविश्वास का चित्रण है, शहरी जीवन का चित्रण है, ग्रामीण जीवन और किसानों की सरलता का चित्रण है, अंग्रेजी शासन का चित्रण है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ग्रामीण जीवन का चित्रण है और सरलता का चित्रण है, किसानों की सरलता का चित्रण है। अगला है प्रेमचंद की कहानियों का शैलीगत विशेषता क्या है। पहला है कठिन दार्शनिकता, शिल्पगत चमत्कार, सहज एवं आत्मकथन शैली, केवल ऐतिहासिक चित्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, सहज एवं आत्मकथन शैली। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कहानियों का प्रमुख आधार क्या है। तो
पहला है रहस्यवाद, दूसरा आदर्शवाद, तीसरा है रोमांच और चौथा है कल्पना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आदर्शवाद। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कहानियों में जिस युग की चेतना परिलक्षित होती है वह कौन सा है? ऑप्शन है मध्यकालीन युग, स्वाधीनता संग्राम का युग, आधुनिक युद्ध का युग और औद्योगिक क्रांति का युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वाधीनता संग्राम का युग। जैसा कि मैंने बताया 1900 से 1947 के दौर में लिखी गई इन रचनाओं का जिक्र इस गांधी युग में हम कर रहे हैं, तो स्वाधीनता संग्राम का यह युग है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज के किन किन वर्गों को स्थान दिया है? ऑप्शन है केवल उच्च वर्ग, केवल किसान और मजदूर, सभी श्रेणियां, केवल बच्चे और महिलाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी श्रेणियां। अगला प्रश्न है ईदगाह और रामलीला कहानियां किस विशेषता से संबंधित है? राजनीतिक चेतना, नारी जीवन, बाल मनोविज्ञान और पशु पक्षी का चित्रण। तो ईदगाह हम जानते हैं बाल मनोविज्ञान, अगर हम रामलीला ना भी जाने तो भी हम ईदगाह से क्या इसका सही आंसर क्या लगा सकते हैं? बाल मनोविज्ञान। तो प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है बूढ़ी का की कहानी किस दृष्टि से अनूठी है? तो इसका ऑप्शन है रोमांचकारी घटना है, हास्य व्यंग है, नारी जीवन का भावपूर्ण चित्रण है, युद्ध की पृष्ठभूमि है। तो बूढ़ी काकी में क्या है? नारी जीवन का भावपूर्ण चित्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो बैलों की कथा किसका प्रतीक है? पशु प्रेम, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष, अंधविश्वास और धार्मिक आस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष है इसमें। अगला है प्रेमचंद की कहानियों में बालक बूढ़े के अतिरिक्त किस वर्गों को भी आत्मीयता मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पशु पक्षियों को। जैसे मैंने बताया था मानव से इतर भी प्राणी जो हैं वो हम प्रेमचंद की कहानियों में देखते हैं, तो मानवेतर प्राणियों का जिक्र भी है ना, पात्र के रूप में वो भी चित्रित है। तो पशु पक्षियों का इसमें उदाहरण में झबरा है, तोता है, हीरा मोती है। अगला प्रश्न देखते हैं नमक का दारोगा और इस्तीफा जैसी कहानियों का संदेश क्या है? सरकारी नौकरी की महिमा, आदर्शवाद और हृदय परिवर्तन, रहस्य और कौतूहल, हास्य और मनोरंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्शवाद और हृदय परिवर्तन। अगला है सारंग सदावृक्ष आत्माराम दामुल का कैदी पर लोक वार्ता का प्रभाव है। ठीक है, प्रेमचंद की ये जो कहानियाँ हैं सारंगा सदावृक्ष, आत्माराम और दामुल का कैदी, ये तीन रचनाएं हैं। इन तीनों ही रचनाओं पर हम क्या देख रहे हैं? लोक वार्ता का प्रभाव है। ठीक है, अगला पॉइंट है हृदय परिवर्तन उस युग के व्यवहार में यथार्थ बन गया था। नमक का दारोगा, इस्तीफा, मैकू, परीक्षा आदि कहानियाँ इसी तरह की थी। हृदय परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं गांधीवादी जो चिंतन है, यानी अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसको क्या है? अपना प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए और उससे नफरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हृदय परिवर्तन की जो बात है वह हम प्रेमचंद की किन किन कहानियों में देख रहे हैं? वह है नमक का दारोगा में, है ना, इस्तीफा में, मैकू में और परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद ने ऐतिहासिक कहानियाँ बहुत कम लिखी हैं, उनमें प्रमुख है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शतरंज के खिलाड़ी जो है वह ऐतिहासिक कहानी है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की शतरंज खिलाड़ी किस प्रकार के जीवन की रचना है? ग्रामीण जीवन, विलासिता और उद्देश्यहीन जीवन, किसान जीवन और श्रमिक जीवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलासिता जीवन और उद्देश्यहीन जीवन। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को किसके बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है? तो रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को किसके बाद सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है? ठीक है, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवि। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की व्यंग्यपूर्ण रेखा चित्रात्मक कहानी का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोटेराम शास्त्री। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कौन सी कहानी का अद्यंत यथार्थबोध यानी पूर्ण यथार्थबोध का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कफन। कफन की जो रचना है वह क्या है? 1930 में हुई है। कहीं कहीं इसे 36 भी माना गया है, लेकिन इस पुस्तक में हम इसे तो यहाँ 30 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहानी कफन के पात्र घीसू और माधव को कुछ समीक्षकों ने किस प्रकार का पात्र माना है? तो कुछ समीक्षकों ने कहानी कफन के पात्र घीसू और माधव को क्या माना है? एब्सर्ड पात्र। ठीक है, अगला है पूस की रात किस आधार पर लिखी गई कहानी है? ऐतिहासिक चेतना, पूर्ण यथार्थबोध, लोक वार्ता या प्रतीकात्मक। तो इसका पूर्ण यथार्थबोध पर आधारित है पूस की रात। दो बैलों की कथा किस श्रेणी की कहानी है? तो इस प्रश्न का सही
ऑप्शन देखते हैं। ऐतिहासिक कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी है, व्यंग्यपरक कहानी है, आदर्श परिवर्तन पर आधारित कहानी है। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक कहानी है। अगला देखते हैं, नमक का दारोगा और इस्तीफा इस किस श्रेणी की कहानी मानी जाती है? लोकवार्ता आधारित, व्यंग्यपरक, आदर्श, हृदय परिवर्तन पर आधारित और ऐतिहासिक। अभी हमने पढ़ा इस्तीफा, नमक का दारोगा, मैको, परीक्षा आदि क्या है? हृदय परिवर्तन पर आधारित कहानी है। प्रेमचंद की लोकवार्ता आश्रित कहानी का उदाहरण है, तो लोकवार्ता में आश्रित कौन थी? सारंगा सदावृक्ष। ठीक है, लोकवार्ता का आश्रय। अब हम इसको सेक्शन में देख लेते हैं, क्योंकि जो पुस्तक है उसमें भी इसी तरीके से वो सेक्शन वाइज दे रखा है। लोकवार्ता का आश्रय लेकर चलने वाली कहानियों में जिक्र आता है प्रेमचंद की सारंगा सदावृक्ष की कहानी। ये सभी जो रचनाएं हैं वो प्रेमचंद की है। ऐतिहासिक कहानियों की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद की रचना जो कहानी है दिल की रानी और शतरंज के खिलाड़ी, ये भी प्रेमचंद की कहानी है, ऐतिहासिक कहानी के रूप में आती है। प्रेमचंद की अगर हम हृदय परिवर्तन की कहानियों की बात करें तो मैकू है, नमक का दारोगा है, इस्तीफा है, और अभी हमने क्या पढ़ा? परीक्षा। अगला जो है प्रतीकात्मक कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद की कौन सी कहानी प्रतीकात्मक कहानी है? दो बैलों की कथा, अभी हमने प्रश्न में देखा। ठीक है, व्यंग्यपरक कहानियों की बात करें तो व्यंग्यपरक कहानियों में मोटे राम शास्त्री और मोटर के छींटे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? व्यंग्यपरक कहानियाँ हैं। पूर्णतः यथार्थ बोध पर आधारित अगर कहानी बोले तो कफन और पूस की रात। ठीक है, तो ये था फैक्ट जो प्रेमचंद की कहानियों से संबंधित था। अगला जो प्रश्न है प्रेमचंदोत्तर कहानी पर आधारित है। कहानी है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ऑप्शन है गुंडा, ताई, हार की जीत और सवेरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहानी आकाशदीप की रचना किसकी है? ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, अमृत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आकाशदीप जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इनकी एक और कहानी है पुरस्कार कहानी भी है। ठीक है, अगला है कहानी मधुआ किस लेखक की है? मधुआ जो कहानी है वह किस लेखक की है? ऑप्शन है यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद और पांडेभीषण शर्मा उग्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अगला है कहानी ताई किस लेखक ने लिखी है? ऑप्शन है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक और सुदर्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम यहीं दे देते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना क्या है? ताई। ठीक है, हार की जीत किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, राहुल सांकृत्यायन और भगवत शरण उपाध्याय। तो इस कहानी के जो कहानीकार हैं वो कौन है? सुदर्शन है। जयशंकर प्रसाद की कहानी अभी हमने पढ़ी, क्या है? प्रसाद, मधुआ और पुरस्कार, आकाशदीप। आकाशदीप पढ़ी हमने, आकाशदीप, पुरस्कार और मधुआ। ठीक है, तो मधुआ कहानी उनकी है। और अगर हम राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन की कहानी थी जयोध्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंदोत्तर काल के प्रसिद्ध कहानीकार जिनकी पहली कहानी मकरील 1934 में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन है अमृत राय, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल और पांडेभीषण शर्मा उग्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। अगला देखते हैं, तो यशपाल का जो यह कहानी है, ये जो कहानी है मकरील, यह पिंजरे की उड़ान संग्रह में संग्रहित है। और अगर हम पिंजरे की उड़ान की संग्रह का प्रकाशन वर्ष पूछे तो वो क्या हो जाएगा? 1939। और अगर हम मकरील कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछे तो 34। लेकिन मकरील कहानी संग्रहित किस में है? पिंजरे की उड़ान में। कहानीकार कौन है? यशपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यशपाल का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पिंजरे की उड़ान, जुदाई की शाम का गीत, डाची, सवेरा। तो यशपाल का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पिंजरे की उड़ान। अगला है 7वीं के बच्चे 1935 किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद और प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। और 7वीं के बच्चे यानी 1935 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? समय क्या है? 1942। ऑप्शन में है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन और अमृत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वोल्गा से गंगा जो है वह राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक है,
समय क्या है 1942। अगला प्रश्न देखते हैं, सवेरा कहानी संग्रह किसका है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय, अमृत राय, पांडे बीचन शर्मा, उग्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सवेरा जो है वह भगवत चरण उपाध्याय की रचना है। अगला है जुदाई की शाम का गीत 1933 किसका पहला कहानी संग्रह है? ऑप्शन है अज्ञेय, अमृत राय, उपेंद्रनाथ अश्क और सुदर्शन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपेंद्रनाथ अश्क का जो कहानी है जुदाई की शाम का गीत 1933 में इसका समय है। ठीक है। अगला है उपेंद्रनाथ अश्क का जो दूसरा, अगर हम कहें तो दूसरा है डाची। ठीक है। पहला कहानी संग्रह क्या होगा? जुदाई की शाम का गीत, और दूसरा क्या है? डाची, जो 1937 में है, और पहला वाला 1933 में है। ये दोनों रचनाएं किनकी है? उपेंद्रनाथ अश्क की है। डाची किसका कहानी संग्रह है? तो उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी संग्रह है ना। अगला है पांडे बीचन शर्मा उग्र की विशेषता है। ऑप्शन 1 है ऐतिहासिक चित्रण, दूसरा है व्यंग और समाज के उपेक्षित पात्रों का चित्रण, सी है प्रेम कहानियाँ लिखना, और डी है धार्मिक कथाएं लिखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, व्यंग और समाज के उपेक्षित पात्रों का चित्रण करना उग्र की कहानियों की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राय कृष्णदास की कहानी अंतःपुर का प्रारंभ है। ठीक है। अगर राय कृष्णदास की कहानी की बात करें तो इनकी कहानी का नाम क्या है? अंतःपुर का प्रारंभ। अगला देखते हैं, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 28, 29, 31 और 33। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29, यानी फांसी जो है वह पहला कहानी संग्रह है किनका? जैनेन्द्र का, और समय क्या है? 1929। अगला प्रश्न देखते हैं, जैनेन्द्र की कहानियों की विशेषता क्या है? केवल सामाजिक यथार्थ का चित्रण, हास्य प्रधान दृष्टिकोण, दार्शनिकता का पुट, देशभक्ति प्रधानता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दार्शनिकता का पुट है जैनेन्द्र की कहानियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाचंद जोशी की प्रारंभिक कहानियों में क्या प्रमुख रूप से दिखाई देता है? पहला है हास्य, दूसरा रहस्य, सामाजिक यथार्थ का आग्रह, और तीसरा व्यंग। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक यथार्थ का आग्रह। अगला है, इलाचंद जोशी पर 35 से 36 तक किसका गहरा प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है मार्क्सवाद, गांधीवाद, फ्राइड के मनोविश्लेषण का, और राष्ट्रवाद का। तो इलाचंद जोशी पे हमें पता है फ्राइड के मनोविश्लेषण का प्रभाव पड़ा है 35 से 36 तक में। अज्ञेय के प्रारंभिक कहानियों का संग्रह विपदगाह किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1929, 1931, 1933, 1942। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1937। ठीक है। अगला देखते हैं, इलाचंद जोशी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इनका कहानी संग्रह है, यानी धूप रेखा 1933 इलाचंद जोशी, दिवाली और होली 1942 इलाचंद जोशी, आहुति 1954 इलाचंद जोशी। अगला है, हास्य रचनाकार जीपी श्रीवास्तव का नाटक कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मशाल, दूसरा है दुमदार आदमी, तीसरा है जादू, और चौथा है आहुति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दुमदार आदमी, जीपी श्रीवास्तव का नाटक है। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 36। ठीक है। प्रगतिशील लेखक की स्थापना हुई थी 36 में। जननाट्य संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इप्टा, जननाट्य संघ इप्टा जिसे कहा जा रहा है। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935, 1936, 1939, 1942। तो इस प्रश्न का सही 1939। ठीक है। अगला देखते हैं, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, इप्टा का अगर हम फुल फॉर्म देखें, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, इंडियन पीपल थिएटर और एसोसिएशन। तो समय क्या है? 1939। अगला प्रश्न देखते हैं, बलराज साहनी के प्रसिद्ध नाटकों में कौन कौन से शामिल हैं? मशाल और जादू की कुर्सी, धूप रेखा और आहुति, कापलानी और महिमी, दुमदार आदमी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मशाल और जादू की कुर्सी। बलराज साहनी के प्रसिद्ध नाटकों में मशाल और जादू की कुर्सी हैं। अगला फैक्ट है, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ। ठीक है, अगर पूछा जाए मैं कौन हूँ नाटक किनका है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक है। तूफान से पहले किसका नाटक है? तो अश्क का है, उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। ठीक है। सील के नाटक में
बेकारी, संघर्ष तथा किसान जननाट्य संघ द्वारा मंचित किए गए हैं। इप्टा, ये जो जननाट्य संघ है वो कौन है? इप्टा है। तो इप्टा द्वारा मंचित जो नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? शील के नाटक, बेकारी, संघर्ष और किसान, ये 3 जो नाटक हैं ये इप्टा द्वारा मंचित किए गए हैं। अगला जो कथन है यानी अगला जो पॉइंट है वह है प्रमुख आलोचकों का, और इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हमारा गांधी युग का जो साहित्य है वह समाप्त होता है। ठीक है।